मौनी को देखकर सुमित खुश हुआ, जो सुमित के लिए कॉफ़ी लाने के लिए जल्दी से नीचे गई थी। मौनी अब पहले से बेहतर है और सुमित के साथ अच्छी तरह से रह रही है। पहले वह सुमित के पास भी नहीं जाती थी, लेकिन अब उसने अपने सारे डर छोड़ दिए हैं और सामान्य हो गई है। लोहित बाबू अब ऑफिस में अपना काम कर रहे हैं। तभी बाहर से एक मधुर आवाज़ सुनाई दी। मे आई कम इन सर? लोहित ने अपना काम जारी रखते हुए कहा, हाँ आइए। जीन्स और शर्ट में एक खूबसूरत, गोरी और आकर्षक लड़की अंदर आई। जैसे ही लोहित ने उसे अंदर आने के लिए कहा, वह हाथ में एक फाइल लेकर उसके पास आई और बोली, सर इस पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। लोहित ने फाइल ली और उस पर हस्ताक्षर किए। फिर उन्होंने उसे वापस देते हुए कहा, लीजिए। जैसे ही लोहित ने उसे देखा, वह चौंक गए और तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने कहा, क्या तुम? लड़की ने फाइल पकड़कर और अपने बालों को पीछे करते हुए कहा, हाँ मैं ही हूँ जानू। लोहित गुस्से में लड़की पर चिल्लाए, कौन है ये जानू? तुम्हें यहाँ किसने नौकरी दी है? लड़की ने जवाब दिया, किसी ने नहीं, आपके पिताजी श्रीकांत अंकल ने मुझे यहाँ नौकरी दी है। लोहित ने पूछा, तुम्हें मेरे पिताजी के बारे में कैसे पता? लड़की ने कहा, कैसे नहीं पता होगा, मैं उनकी बेटी हूँ। यह सुनकर लोहित और भी चौंक गया। उन्होंने कहा, क्या? लड़की ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी सौतेली बहन हूँ। यह सुनकर लोहित को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम मेरी सौतेली बहन हो? यह कैसे हो सकता है? लड़की ने कहा, यह सच है, तुम्हारे पिताजी ने मेरी माँ से शादी की थी। यह सुनकर लोहित को बहुत बड़ा सदमा लगा। कुछ देर के लिए चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। लड़की ने कहा, तुम्हें विश्वास करना होगा, यह सच है। यह कहकर लड़की वहाँ से चली गई। लोहित अभी भी सदमे में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मुझे भी पहले नहीं पता था। इस ऑफिस में आने के बाद यही पता चला, अंकल ने ही मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे नौकरी दी। उसने कहा, असल में मेरे पिताजी को यह भी नहीं पता कि किसे नौकरी देनी चाहिए और किसे नहीं। उसने गुस्से से कहा, अरे मुझ में क्या कमी है? तुम कह रहे हो कि मुझे नौकरी नहीं देनी चाहिए। क्या तुमने मेरे सर्टिफिकेट देखे? मैं अपनी कॉलेज की टॉपर हूँ, जानते हो? उसने कहा, ओए तू ऐसे बोल रही है, इतनी अकड़ किस बात की है? इधर आ, दिखाती हूँ कितनी अकड़ है। उसने कहा, छी छी, लड़की होकर तुम्हें यह भी नहीं पता कि किसी लड़के से कैसे बात करते हैं? आह, नहीं पता? आकर दिखा दो। वह लड़की अपने हाथ पीछे करके लोहित को बिना पलक झपकाए देखती हुई बोली, तुम्हारे अंदर लड़की के गुण एक भी नहीं है। लोहित ने कहा, यह बात मुझे देखकर कहो। लड़की ने आंख मारते हुए कहा, मैं तुम्हें क्यों देखूं? देखोगे जानू? कौन है तेरा जानू? तुम ही हो मेरे जानू। तुम्हें पागलपन हो गया है, इसलिए ये सब नाटक कर रही हो। जाओ किसी पागल खाने में दिखाओ, शायद ये पागलपन थोड़ा कम हो जाए। यह पागलपन नहीं है, यह तुम्हारा पागलपन है जो मुझे लग गया है। तुम कहाँ से मिली मुझे, जो ऐसे चिपक गई मुझसे? लोहित ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं, हम मिले थे? उसने कहा, क्यों नहीं याद है, सब अच्छे से याद है। लोहित ने दांत पीसते हुए कहा, असल में इनकी मुलाकात कैसी हुई मैं बताती हूँ, सुनिए। एक दिन लोहित का ऑफिस खत्म होने के बाद वह अपनी कार में अकेले घर जा रहा था। उसे रास्ते में बस स्टैंड पर वह लड़की अकेली खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। तभी एक बदमाश ने उस लड़की के गले में सोने की चैन देखी और उसे छीनने के लिए आया, लेकिन वह लड़की तुरंत उस चैन को कसकर पकड़ लेती है और उसे छीनने नहीं देती। इस पर वह बदमाश अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकालकर उस लड़की के हाथ पर वार करता है और चेन छीनकर भाग जाता है। तब तक लड़की मदद करो कोई है चिल्ला रही थी। लोहित ने वह दृश्य देखा और तुरंत अपनी कार वहीं रोककर लड़की की ओर भागा, लेकिन तब तक वह बदमाश भाग चुका था। बिना देर किए, क्योंकि लड़की का खून बहुत बह रहा था, वह उसे अपनी कार में अस्पताल ले गया। वह लड़की ठीक थी, लेकिन लोहित उससे ज़्यादा टेंशन में था। कुछ नहीं होगा, 10 मिनट में हम अस्पताल पहुंच जाएंगे, आप थोड़ी हिम्मत रखिए। लोहित उस लड़की को ढांढस बंधा रहा था। शुरुआत से लोहित को ऐसा करते देख वह लड़की अपनी तकलीफ भूलकर लोहित को बिना पलक झपकाए देखती रही। 20 मिनट बाद वह उसे एक अस्पताल ले गया और उसका इलाज करवाया। उसकी देखभाल, उसकी चिंता और उसके डर को देखकर, जो उससे ज़्यादा उस लड़की के लिए हो रहा था, वह लड़की
लोहित पर फिदा हो गई। इलाज हो जाने और दवाइयाँ लेकर आने के बाद लोहित उस लड़की के पास आया और कहा, क्या आप अपना पता बताएंगी? मैं आपको वहाँ छोड़ आऊँगा, ठीक है? कहती हुई वह अपने घर का पता बताती है। तो इस तरह उनकी मुलाकात हुई। लोहित ने कहानी खत्म करते हुए कहा, ठीक है चलिए। कहते हुए लोहित उसे अपनी कार में बैठाकर उसके बताए पते पर ले जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? लड़की ने लोहित से पूछा। लोहित ने लड़की को एक बार देखा और कहा, लोहित, ओह बहुत अच्छा नाम है, मेरा नाम देविता है। कहते हुए उसने लोहित से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। लोहित ने भी उसका हाथ मिलाया और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाय देविता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही समय पर मुझे बचाया। देविता ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन वो आपकी चेन लेकर भाग गया। क्या आप पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगी? लोहित ने पूछा। अभी पुलिस, शिकायतें और उन सब चक्रों में पड़ने का मेरा कोई मन नहीं है, जाने दीजिए, मैं दूसरी खरीद लूँगी। देविता ने कहा, ठीक है। लोहित ने कहा और कुछ नहीं बोला। लोहित ने देविता को उसके बताए पते पर छोड़ा और उसे उसकी दवाइयों का कवर दिया। ओह धन्यवाद लोहित। देविता ने लोहित की तरफ आकर कार से उस पर झुककर कहा, तुम मुझे बहुत पसंद हो, आई लव यू। और आंख मारकर लोहित के आश्चर्य से देखते ही उसके गाल पर एक किस दिया और बाय बेबी, मैं तुमसे फिर मिलूंगी, कहते हुए मुस्कुराते हुए घर में चली गई। देविता के इस व्यवहार से लोहित को उस सदमे से बाहर आने में 10 मिनट लग गए। उसके बाद चारों ओर देखकर और अपना सिर हिलाकर वह वहाँ से घर चला गया। उस रात खाना खाने के बाद लोहित अपने कमरे में सोने के लिए गया। सोते समय उसे फ़ोन आया। इस समय कौन कर रहा होगा, सोचते हुए और यह सोचकर कि यह कोई नया नंबर है, उसने फ़ोन उठाया और हेलो कहा। हाय लोहित बेबी, क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ से देविता ने पूछा। लोहित बेबी, यह आवाज़ कहीं सुनी हुई लग रही है। लोहित ने सोचा और फिर कहा, यह उस लड़की की आवाज़ है। देविता, हाँ यह मैं हूँ। लोहित ने पूछा, ओए तुम्हें मेरा नंबर कैसे पता? जब तुम अस्पताल में दवाइयाँ ले रहे थे तब तुमने बताया था, मैंने नोट कर लिया था। क्या तुमने खाना खा लिया? देविता ने पूछा। तुम्हें मेरा फ़ोन नंबर क्यों चाहिए? तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया? उसने पूछा। क्या तुम्हें याद नहीं कि जाते समय मैंने क्या कहा था? क्या मैं तुम्हें फिर से बताऊँ? उसने कहा, क्या तुम्हें कोई मानसिक समस्या है? तुम मुझे जानती भी नहीं और मुझसे प्यार करती हो। तो लोहित ने कहा, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को आई लव यू कहती हो जो तुम्हें बचाता है? ओए तुम मुझे पसंद आए इसलिए मैंने तुम्हें आई लव यू कहा। मैं किसी और को क्यों कहूँगी? देवी ने गुस्से से कहा। मैं उसी जगह पर किसी और के आने और उसके पसंद आने पर भी उसे आई लव यू कहने के बारे में पूछ रहा हूँ। लोहित ने कहा, ओए तुम पहले आए फिर कोई और क्यों? तुम मुझे पसंद आए इसलिए अब कोई और पसंद नहीं आएगा। देवी ने कहा। एह, तुमने क्या कहा? तुम्हें समझ में आया? लोहित ने चिढ़कर कहा। ओह, पूरी तरह समझ में आ गया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ यह कह रही हूँ, लेकिन मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। कृपया मुझे दोबारा फ़ोन न करें। लोहित ने कहा, लेकिन मुझे तुम में पूरी दिलचस्पी पैदा हो गई है। मैं तुम्हें ज़रूर प्यार करूँगी, तुम्हें अपने प्यार में डालूँगी। देवी ने हंसते हुए कहा। इतना नहीं, अपनी चालें कहीं और चलो, मेरे पास नहीं। लोहित ने आकर्षक कहा, मेरी सारी चालें मैं तुम्हारे पास ही चलूँगी, यह मैंने तय कर लिया है, इसलिए वह सब तुम्हारे पास ही होगा। देवी ने भी बिना किसी कमी के कहा, तुम्हारी बकवास बातों से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे दोबारा फ़ोन मत करना। लोहित ने फ़ोन काट दिया। आह, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ लोहित बेबी, तुम इस देवी को एक अलग ही लेवल पर पसंद आ गए हो। मेरे होने वाले पति के रूप में मैंने तुम्हें ही तय कर लिया है। अब तुम्हें भी मुझे अपनी होने वाली पत्नी के रूप में तय करना होगा। देवी ने मन में सोचा और हंसी। उसके बाद एक हफ्ते बाद वह उसी रास्ते पर फिर से लोहित से मिली, लेकिन जब उसने उसे अनदेखा कर दिया तो वह उसकी कार के सामने खड़ी हो गई। इससे लोहित गुस्से में कार से उतरा और बोला, क्या तुम्हें कोई मानसिक समस्या है? अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो किसी और गाड़ी के नीचे जाओ, मेरी गाड़ी के नीचे क्यों आ रही हो? उसने गंभीरता से कहा। मैं तुमसे शादी किए बिना नहीं मरूंगी, लेकिन तुम मुझे देखकर भी अनदेखा करके क्यों जा रहे हो? देवी ने कहा। उसकी आंखों में शरारत थी। मैं तुम्हें देखकर क्यों रुकूंगा? अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ,
थोड़ी तो परवाह करो, उसने कहा। तुम करती होगी, मैं नहीं, लोहित ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। अरे अभी तो प्यार करने के लिए कह रहे हो। प्यार करने में क्या जादू है? मुझ में क्या कमी है? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? देवी ने मुंह फुलाकर कहा। मुझे तुम्हारी सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्लीज दूर हट जाओ, मुझे जाना है, मुझे जरूरी काम है। लोहित ने कहा। अरे मैं इतनी देर से तुम्हारा पीछा कर रही हूँ, थोड़ी तो दया करो, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? देवी ने कहा। मैंने कहा ना कि मेरे सामने ऐसे नाटक मत करो, अब जाओ। लोहित ने देवी को धक्का दिया और वहां से चला गया। हे भगवान, इस आदमी में थोड़ी भी दया नहीं है भगवान, देवी ने सोचा और वह भी वहां से चली गई। उन घटनाओं के बाद 2-3 बार देवी लोहित से मिले, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया। लेकिन देवी ने हार नहीं मानी, उसने लोहित का पता लगाया और उसके ऑफिस में ही नौकरी पा ली। मेरी किस्मत ही खराब थी जो उस दिन तुम्हें बचाया, नहीं तो तुम वही मर जाती और मेरा पीछा छूट जाता। लोहित ने कहा। क्यों? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, फिर भी तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊँ? क्या तुमसे प्यार करना भी गलत है? देवी ने थोड़ा उदास होकर कहा। अरे यहाँ तुम्हें क्या लेना देना है? मैं यहाँ का बॉस हूँ और तुम मेरी कर्मचारी, समझे? मैं तुम्हें गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दूंगा। मैं तुम्हारा नाम तुम्हारे अंकल को बताऊंगी। रुको, तुम मुझसे इतना सब कह रहे हो? लोहित बोला। अरे इस लड़की को मुझसे प्यार हो गया है, तुम्हें मुझ पर कोई फीलिंग नहीं है? छी, तुम इंसान भी हो? एक लड़की होकर इतनी हिम्मत से आई लव यू बोल रही है और तुम ऐसे पोज दे रहे हो। एक कर्मचारी के रूप में आई हो, अपना काम देखो और चली जाओ। अगर तुमने मेरे साथ नखरे दिखाए तो ठीक नहीं होगा, बता रहा हूँ, उसने चेतावनी दी। दीवी भी वहाँ से चली गई और सोचने लगी, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ, अगर तुम नहीं तो क्या, मैं हार मान जाऊंगी, मैं अपनी चालें चलूंगी। यह सोचकर वह अपनी सीट पर वापस चली गई। इधर विशाल गेस्ट हाउस में उस घर के एक बेडरूम में 2 लोग एक दूसरे के साथ लिपटे हुए थे। 2 घंटे बाद वह उसके बगल में लेट गया और कहा, थैंक यू सहाना, मेरी भावनाओं को समझने और मेरे करीब आने के लिए थैंक यू। उसने उसके होठों पर चूमा। सहाना ने कहा, वैसे भी हमारी शादी होने वाली है, इसमें कोई गलत बात नहीं है ना विशाल? विशाल ने कहा, हाँ बेबी, बिल्कुल सही। उस दिन विशाल और सहाना दोनों वहीं रहे। इधर कुछ समय बाद दोपहर के भोजन के समय सुमित के लिए मौनी ऑफिस में लंच लेकर गई, ड्राइवर के साथ कार में। जैसे ही मौनी ऑफिस में घुसी, रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, आपको क्या चाहिए मैडम? तो मौनी ने पूछा, आपके बॉस कहाँ हैं? वह किस फ्लोर पर है? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, आप कौन है मैडम? तभी सुमित वहाँ आ गया और कहा, मेरी पत्नी। यह सुनकर सभी कर्मचारी मौनी को देखने लगे। उनके बॉस ने किससे शादी की है? साड़ी में सजी और पूरी तरह से ढकी हुई मौनी को देखकर सबने सोचा कि वह बहुत सुंदर लग रही है। रिसेप्शनिस्ट ने डरते हुए कहा, माफ़ कीजिए सर, मुझे नहीं पता था कि ये मैडम है, इसलिए मैंने पूछा। कोई बात नहीं, सुमित ने कहा और मौनी को देखकर खुशी से मुस्कुराया। उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे लिफ्ट में ले गया। मौनी के आने के बारे में कैमरे में देखकर सुमित उसके लिए नीचे आया था। लिफ्ट में सुमित ने मौनी से कहा, तुमने मुझे आने के बारे में नहीं बताया। घर पर बोर हो रही थी राम जी, इसलिए मैं ऐसे ही आ गई। क्या मैं तुम्हारे ऑफिस नहीं आ सकती? मौनी ने कहा, ओए ये तुम्हारा ही है, मेरा जो कुछ भी है वह तुम्हारा भी है, समझी? उसने कहा, ठीक है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, मौनी ने चारों ओर देखा और कहा, ऑफिस बहुत बड़ा है राम। चलो, सुमित ने कहा और मौनी को अपने कैबिन में ले गया। उसके कमरे को देखकर मौनी ने कहा, तुम हाथ धोकर आओ, मैं खाना परोसती हूँ। यहाँ नहीं, अंदर मेरा कमरा है, चलो। वह उसे पर्सनल रूम में ले गया। ओह, यहाँ एक और कमरा भी है। मौनी उसके साथ गई। सुमित के हाथ धोने के बाद मौनी ने प्लेट में खाना लगाया और सुमित को दिया। तुमने खा लिया? सुमित ने पूछा। मौनी बोली, मैं घर जाकर खाऊंगी राम। सुमित बोला, जितना खाना है ले आओ, फिर तुम घर जाकर क्यों खाओगी? मौनी सुमित के बगल में सोफे पर बैठ गई। ये लो, सुमित ने मौनी को खाना खिलाया। मौनी ने बिना कुछ कहे सुमित के हाथों से खाना खा लिया। बहुत समय बाद, अपने पिता के हाथों से खाने के बाद, इतने सालों बाद सुमित के हाथों से खाते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें उसने उससे छिपाकर पोंछ लिया और कहा। सुमित के खाने के बाद उसने सब कुछ साफ किया। कमरे की बालकनी से बाहर आते जाते वाहनों को देखते हुए वही खड़ी रही।
तभी सुमित आया और मौनी को पीछे से गले लगाया और पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? उसने अपनी दाढ़ी उसके कंधे पर टिकाई। कुछ नहीं, बस बाहर देख रही हूँ। क्या तुम आज शाम तक मेरे साथ यहाँ रहोगी? उसने उसके झुमके को अपने दांतों से पकड़कर कहा। राम जी, आप क्या कर रहे हैं? सुमित बोला। ओए, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। मौनी बोली। तो ये क्या है? छोड़िए। मैं क्यों छोड़ूं? सुमित ने मौनी को और कसकर गले लगाया। राम जी छोड़िए, घुटन हो रही है, मौनी ने कहा और इधर उधर हिलने लगी। उसे लगा कि कोई उन्हें देख रहा है तो उसने कहा, राम 1 मिनट, क्या हुआ? क्या यहाँ कोई है? कुछ भी, यहाँ कौन होगा? मौनी बोली। लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। सुमित बोला, नहीं नहीं, हम यहाँ से किसी को नहीं दिखते। चलो अंदर चले। दोनों अंदर चले गए। ठीक है, अब मैं घर जाती हूँ, मौनी ने कहा। थोड़ी देर और रुको ना। नहीं, मैं रहूँगी तो आपका काम खराब होगा। आप अपना काम कीजिए, मैं जाती हूँ, उसने कहा। चलो, सुमित ने कहा। आप कहाँ? मौनी ने पूछा। कार तक आऊँगा, चलो। सुमित ने मौनी को फिर से लिफ्ट से नीचे ले गया और बाहर ले गया। उनके आने पर ड्राइवर ने दरवाज़ा खोल दिया। मौनी जी, ध्यान से जाइएगा, ड्राइवर ने कहा और मौनी को बाय कहा। बाय राम, मौनी ने कहा। उनकी कार थोड़ी दूर ही गई थी कि बंद हो गई तो मौनी ने ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ? पता नहीं मैडम, देखता हूँ, आप कार में ही रहिए, ड्राइवर ने कहा और देखने लगा कि क्या हुआ है। ड्राइवर कार से उतरकर देखने लगा। 10 मिनट बाद मोनिमा की कार के बगल में एक और कार आकर रुकी, लेकिन मोनिमा ने ध्यान नहीं दिया। उसमें से विशाल उतरा और मोनिमा की तरफ आकर गाड़ी के शीशे पर नॉक किया और कहा, खोलिए। मोनिमा ने वहाँ विशाल को देखकर थोड़ी डरी, लेकिन ऊपर से हिम्मत दिखाते हुए सोचने लगी, ये यहाँ क्यों आया? कहीं ये मेरी कार रुकवाने में शामिल तो नहीं? फिर धीरे से कार से उतरकर खड़ी हो गई। विशाल ने मोनिमा को देखते हुए कहा, क्या बात है मोनिमा मैडम, पति के लिए लंच लेकर जा रही हो, तुम्हें इससे क्या लेना देना? मोनिमा ने कहा। लंच खिलाया या कुछ और भी दिया अपने पति को, या फिर दोनों अच्छे से बातों में खो गए थे? विशाल ने कहा। मोनिमा को तब समझ आ गया कि उसे बालकनी में वैसा क्यों लगा था। मतलब ये हम पर नज़र रख रहा था। क्या मतलब है? हम पति पत्नी हैं, जैसे चाहे वैसे रहे, कहीं भी रहे, तुम्हें क्या? उसने थोड़े गुस्से से कहा। ओहो, बड़ी हिम्मत आ गई है मोनिमा तुम्हें। ये जो तुम्हारे पीछे तुम्हारा पति है, उसी के दम पर अकड़ रही हो। क्या सोचती हो वो हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे रहेगा? कभी नहीं। जैसे ही उसे कोई और लड़की दिखेगी, वो कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते हुए उनके पीछे जाएगा। तुमसे भी बड़ी बड़ी सुंदर लड़कियां हैं उसके आसपास 24 घंटे। ये जो तुम समझ रही हो कि मेरे पति ने मुझसे शादी करके सुधर गया है, लेकिन उसकी असलियत जब तुम्हारे सामने आ जाएगी तब कहना, मेरा पति बहुत बड़ा 30 मार खा है, बहुत बड़ा। विशाल ने कहा। हमारे मामले में दखल अंदाजी मत करो विशाल, ना मेरे मामले में, ना ही मेरे पति के मामले में। दूर रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती जो शादीशुदा होने के बाद भी मेरा पीछा करते हो? मैं कब कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, ये सब जानने की कोशिश करते हो। मैं अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे जी रही हूँ, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो और मेरे पति के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो? हम अपना मामला सुलझा लेंगे। अगर तुम हमारी ज़िंदगी में दखल नहीं दोगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आइंदा मेरे सामने आकर ऐसी बातें की तो मैं बिल्कुल नहीं सहूँगी, मौनी ने कहा। तभी ड्राइवर ने आकर कहा, मैडम गाड़ी तैयार है। मौनी गुस्सा दबाकर दरवाज़ा खोलकर कार में बैठ गई। मौनी की कार के वहाँ से जाते ही विशाल उस कार को देखता हुआ बोला, वाह मौनी, तुम्हें बड़ी हिम्मत आ गई है। मैं तुम्हारी ये हिम्मत और ये अकड़ सब निकाल दूंगा। तुम अपने पति के साथ खुशी से नहीं रह पाओगी, ये मैं तुम्हें दिखा दूंगा। मैं तुम्हें अपने कदमों तले कुचल कर ही रहूँगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं तुम्हारी खूबसूरती को हर हाल में अपना बनाकर रहूँगा, उसने गुस्से से सोचा। मौनी घर जाकर गुस्से में अपने बेडरूम में चली गई और सोचने लगी, क्या है इस आदमी को परेशानी, क्यों मेरे पीछे पड़ा है और मुझे परेशान कर रहा है। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, सब पता कर लेता है। क्या मुझे ये बात उन्हें बतानी चाहिए या नहीं? अब मुझे क्या करना चाहिए? मौनी सोच में पड़ गई। तभी मौनी का फ़ोन बजा। सुमित का फ़ोन था। घर पहुंच गई? सुमित ने पूछा। हाँ, अभी अभी पहुंची।
मौनी ने कहा, क्या हुआ, आवाज़ ऐसी क्यों है? सुमित ने पूछा। जब मैं आ रही थी तो हमारी कार में थोड़ी खराबी आ गई थी राम बाबू। बहुत देर तक वहीं इंतज़ार करते रहे, इसलिए मैं थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी, बस और कुछ नहीं। ओह ठीक है, तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं थोड़ी जल्दी आने की कोशिश करता हूँ, बाय, उसने कहा। बाय राम बाबू, मौनी ने कहा। मौनी का फ़ोन कटने के बाद कार में खराबी कैसे आ सकती है? कार तो हमेशा ठीक रहती है ना। अगर कुछ होता तो ड्राइवर तुरंत ठीक कर देता। तो अब क्या हुआ? सुमित ने तुरंत ड्राइवर को फ़ोन किया। हेलो ड्राइवर, क्या हुआ? कार क्यों रुक गई थी? सुमित ने पूछा। सर, टायर पंचर हो गया था, मैंने तुरंत टायर बदल दिया, ड्राइवर ने कहा। ठीक है, कुछ भी हो पहले से ही देख लिया करो, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। शाम को लोहित के ऑफिस के बाद दिविता लोहित की कार के पास खड़ी इंतजार कर रही थी। लोहित ने उसे देखा और सोचा, ये यहाँ क्या कर रही है, और उसे अनदेखा करते हुए कार का दरवाज़ा खोल दिया। दिविता तुरंत उसके पास आकर बोली, ओए क्या बात है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ और तुम मुझे देखकर भी अनदेखा करके जा रहे हो, तो क्या करना चाहिए? लोहित ने गुस्से से कहा। मैं भी उधर ही जा रही हूँ, क्या तुम मुझे भी छोड़ दोगे बेबी? दिविता ने मटकते हुए कहा। कौन है तेरा बेबी? लोहित ने चिड़चिड़े चेहरे के साथ कहा। कोई और तुम्हें क्यों बुलाएगा, तुम ही मेरी जान हो, मेरे लोहित बेबी, देवी ने कहा और शर्माने लगी। यह सुनकर लोहित बोला, अब तुम क्या कर रही हो? उसका चेहरा देखने लायक था। देवी ने जवाब दिया, मैं शर्मा रही हूँ लोहित। ओह, इसे कहते हैं शर्माना, ठीक है, कहकर वह फिर से कार में बैठने लगा। देवी ने पूछा, अरे ऐसे कैसे जा रहे हो? लोहित ने कहा, तो क्या करूँ, क्या मैं तुम्हें ऑफिस में ही छोड़कर जाऊँ? देवी ने प्यार से कहा, नहीं नहीं, मुझे भी साथ ले चलो प्लीज़। लोहित ने कहा, अब तो बिल्कुल भी नहीं। देवी बोली, मुझे भी घर तक छोड़ दो प्लीज़। उसकी मासूमियत देखकर ही वह पिघल गया। पहले उसने सोचा कि वह मना कर देगा, लेकिन देवी का चेहरा देखकर उसका मन बदल गया। चलो, लोहित ने कहा और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। देवी उसके बगल में बैठ गई। लोहित गाड़ी चलाते हुए चुप था, तो देवी ने कहा, ओए बेबी, कुछ तो बोलो। लोहित बोला, कौन है तेरा बेबी? अरे मैंने तुम्हें बताया ना, तुम ही हो। इतना भाव क्यों खा रहे हो लोहित? अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो क्या मैं तुम्हें सस्ती लगूंगी? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? देवी ने पूछा। पसंद नहीं हो? लोहित ने कहा। क्या, क्यों? पता नहीं, बस पसंद नहीं हो। देवी को गुस्सा आ गया। वो अपनी सीट से लोहित की तरफ झुकी और उसके होठों पर एक किस किया। फिर पीछे हटकर बोली, तुमने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, तो क्या मैं चुप रहूँगी? कभी नहीं। सुनो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। आई लव यू, इसे याद रखना, अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। फिर वो ऐसे बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोहित गाड़ी चलाते हुए हैरान रह गया। उसने देवी की तरफ देखा और गुस्से से कहा, ओए, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है, मैंने अपने होने वाले पति को किस किया है। देवी ने कहा। शर्म नहीं आती तुम्हारे सामने मुझे? किस बात की शर्म? क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? लोहित ने पूछा। तभी देवी का फ़ोन बजा। ओए बेबी, थोड़ा शांत रहो, मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा है, देवी ने कहा और फ़ोन उठाया। हेलो मम्मी। देवी, ये क्या हो रहा है? तुमने कहा था कि तुम्हारे दोस्तों के साथ 1 महीने के लिए वेकेशन पर जा रही हो, लेकिन तुमने वहाँ नौकरी कर ली। ये तुमने अपने डैडी से कहा। ये क्या पागलपन है? तुम यहाँ अपना घर छोड़कर वहाँ कैसे रहोगी? देवी की माँ गुस्से में बोल रही थी। माँ, मुझे यहाँ नौकरी पसंद है, और वैसे भी मैं वहाँ खाली ही तो थी। मैं कुछ दिन यहाँ नौकरी करूँगी, तब तक मुझे परेशान मत करो, देवी ने कहा। मैंने जो कहा वो सुनो देवी, तुम पहले हमारे घर वापस आ जाओ। उसकी माँ ने कहा। मैंने कहा ना, मैं नहीं आऊँगी, अब मुझे परेशान मत करो, मैं अपनी मर्जी से आऊँगी, देवी ने कहा और फ़ोन काट दिया। देवी की बातें सुनकर लोहित ने पूछा, क्या तुम्हारा घर इस शहर में नहीं है? नहीं, उसने कहा। फिर कहाँ है? तो फिर तुम यहाँ नौकरी क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना, तुम मुझे पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और तुम्हारे लिए ही मैंने तुम्हारे ऑफिस में ज्वाइन किया है। मैं तुम्हें रोज़ देख सकती हूँ, देवी ने कहा। देवी की बातों से लोहित कुछ बोल नहीं पाया। उस दिन उसे ड्रॉप करते समय उसने फिर से कार रोकी। देवी चुपचाप उतर गई और बाय लोहित कहा। लोहित कुछ बोले बिना वहाँ से चला गया।
शाम को ऑफिस से घर लौटकर सुमित ने देखा कि मौनी उनके बेडरूम में ही है। मौनी ने सुमित को आते हुए भी नहीं देखा। वह कुछ सोचती हुई गुमसुम बैठी थी। सुमित ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? राम जी, आप कब आए? मौनी ने कहा, मैं अभी अभी आया हूँ। पर तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं आपके लिए कॉफ़ी लाती हूँ, आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मौनी ने कहा। सुमित ने मौनी का हाथ पकड़ लिया और कहा, बताओ क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस माँ के बारे में सोच रही थी, इसलिए मैंने आपको आते हुए भी नहीं देखा। सुमित ने पूछा, सच में? मौनी ने कहा, हाँ सच में। ठीक है जाओ। सुमित ने मौनी को छोड़ दिया। फिर वह नीचे गई और सुमित के लिए कॉफ़ी बनाई और लाकर दी। तुम नहीं पियोगी? सुमित ने पूछा। नहीं, मैंने पहले ही पी ली है, आप पी लीजिए, मौनी ने कहा और बालकनी में चली गई। सुमित ने अपनी कॉफ़ी खत्म की और मौनी के पीछे पीछे गया और उसे पीछे से गले लगाया। क्या हुआ, आज तुम बहुत उदास दिख रही हो? दोपहर में तो ठीक थी, सुमित ने प्यार से पूछा। मौनी सोच रही थी कि वह सुमित को क्या बताए। विशाल की बातों से वह बहुत डर गई थी। वह हर बार उसके पीछे पीछे घूमता रहता था और कहता था कि वह उसे और उसके पति को अलग कर देगा और सुमित के बारे में बुरी बातें कहता था। यह सब सोचकर मौनी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। क्यों ये लोग मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे जीने नहीं देते? क्यों ये लोग मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? वह सोच रही थी। ओए, तुम फिर कहाँ खो गई? राम जी, मौनी ने कहा। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे पीरियड्स आ गए हैं और मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं ऐसी थी और कुछ नहीं, मौनी ने कहा। तो तुम आराम कर सकती हो, क्यों इधर उधर घूम रही हो? काम करने के लिए नौकर है ना? सुमित ने कहा और उसे कमरे में ले गया। कोई बात नहीं राम जी, मैं थोड़ी देर बाद सो जाऊंगी, मौनी ने कहा। तुम पहले आराम करो, सुमित ने कहा और बिस्तर पर बैठकर उसे अपनी गोद में लिटा लिया। हॉट बैग मंगवाऊँ, तुम्हें अच्छा लगेगा? उसने पूछा। मौनी ने कहा। ठीक है। सुमित नीचे गया और हॉट पैक और मौनी के लिए दूध लेकर आया। ओए, ये दूध पी लो थोड़ा, सुमित ने कहा और मौनी को दूध पिलाया और फिर उसे सुला दिया और उसके पेट पर हॉट पैक रख दिया। मौनी को हॉट पैक से दर्द में थोड़ी राहत मिली तो उसे नींद आ गई और फिर मौनी के सो जाने के बाद सुमित ने उसे वैसे ही गोद में लिए टेबल पर रखा अपना लैपटॉप उठाया और काम करने लगा। रात के 11 बजे मौनी की नींद खुली। उसने उठकर देखा तो सुमित काम करते हुए दिखाई दिया। राम जी, क्या आप तब से ऐसे ही है? वह बोली और उठकर खड़ी हो गई। अम्मा, मैं इतनी देर तक सो गई, क्या आपने खाना खाया? उसने पूछा। नहीं, इसे छोड़ो, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? सुमित ने उसे अपने पास खींचते हुए पूछा। हाँ, थोड़ी राहत है, मौनी ने सुमित का हाथ पकड़कर कहा। मैं फ्रेश होकर आती हूँ राम जी। ठीक है, सुमित ने कहा। मौनी वॉशरूम जाकर फ्रेश हुई और आकर बोली, राम जी, चलिए खाना खाते हैं। चलो। सुमित मौनी के पास आया और उसे दोनों हाथों से उठा लिया। मौनी बोली, अरे राम जी, ये क्या कर रहे हैं आप? सुमित बोला, अरे क्या चलेगा, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। कहते हुए वह उसे नीचे ले गया। मौनी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया और किचन में जाकर रोटियां सेक कर लाई और सुमित को दिया। सुमित को बहुत रात हो गई थी, इसलिए उसने सिर्फ एक रोटी खाई और हैंड वॉश कर लिया। क्या राम जी, आपने नहीं खाया? मौनी ने पूछा। लेट नाइट हो गई है ना, मन नहीं है, तुम खा लो, कहते हुए वह मौनी के बगल में आकर बैठ गया। अगर आप समय पर खाना खाते तो ये सब नहीं होता, आप मेरे लिए इंतजार कर रहे थे, मौनी ने कहा। सुमित ने कहा, अगर तुम ऐसे रहोगी तो मैं कैसे खा पाऊंगा? मौनी ने सुमित को देखा और फिर खुद भी खाना खा लिया और हॉल में बैठकर टीवी देखने लगी। ओए, सोओगी नहीं? सुमित ने फ्रिज के पास जाकर कहा। मैं अभी सोई थी ना राम जी, नींद नहीं आ रही, थोड़ी देर टीवी देखती हूँ, उसने कहा। ओके, सुमित ने कहा और फ्रिज से आइसक्रीम निकालकर मौनी को दी और उसके बगल में बैठकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। मौनी सुमित को देखती रही तो सुमित ने कहा, खाओ, और उसे अपने हाथों से खिलाया। फिर मौनी खाते हुए टीवी देखने लगी। सुमित ने मौनी को पीछे से गले लगाया और अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर रखकर वह भी टीवी देखने लगा। मौनी आइसक्रीम खाते हुए सुमित को भी खिलाने लगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, सुमित ने कहा। मौनी बोली, क्यों नहीं? मैं नहीं खाऊंगा, सुमित ने कहा।
अरे ये बहुत अच्छी है राम जी, खा लीजिए, मौनी ने फिर कहा और फिर से खाते हुए बोली, सच में बहुत अच्छी है। सुमित बोला, अच्छा हाँ बहुत अच्छी है। कहते हुए उसने आइसक्रीम अपने मुंह में डाल ली। सुमित ने तुरंत मौनी के होठों पर अपने होठ रख दिए। 10 मिनट बाद मौनी को छोड़ा और बोला, बहुत अच्छा है, मीठा है, और हंसने लगा। राम जी, मेरा मतलब वो नहीं था, मौनी ने गुस्से से कहा, लेकिन मुझे तो ऐसे ही पसंद है। एक बार और कोशिश करते हैं, खा लो, सुमित ने कहा। नहीं, मुझे नहीं खाना, मौनी ने कहा और सुमित से दूर हट गई। ओए, कहाँ जा रही हो? सुमित ने मौनी को पकड़ लिया। कमरे में जा रही हूँ, मैं ले चलता हूँ ना जाने मन। इतनी मेहनत क्यों करती हो? सुमित ने कहा। नहीं, मुझे नहीं जाना। नहीं, मैं ले चलूँगा, चलो। कहते हुए सुमित ने फिर से मौनी को उठा लिया। मैं चल सकती हूँ राम बाबू, छोड़ दीजिए, मौनी ने कहा। ओए, उठाया तो मैंने है, तुम्हें क्यों दर्द होगा? कहते हुए वह उसे ले गया, बिस्तर पर छोड़ दिया, लाइट बंद की और सुमित भी जाकर सो गया। लेकिन मौनी को नींद नहीं आ रही थी। बेचारी वह शाम से ही सो रही थी, इसलिए धीरे से रेंगते हुए सुमित की तरफ गई और उसके सीने पर लेटकर वहाँ अपने नाखून से खरोंचते हुए बहुत धीरे से कहा, राम बाबू। सुमित ने मौनी का हाथ पकड़कर रोका और कहा, तुम इसे आराम से भी कह सकती हो, मुझे क्यों खरोंच रही हो? हाँ, पर मुझे नींद नहीं आ रही है, उसने कहा सुमित को देखते हुए। क्या करूँ मैं? चलो एक काम करते हैं, सुमित ने कहा उसके बाल सहलाते हुए। क्या राम बाबू, क्या काम? अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।